सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। क्लास 6 का चैप्टर तो आपने ऑलरेडी सारे पढ़ लिए। अब हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए हैं। ये चैप्टर 13 है, द वैल्यू ऑफ वर्क। आई होप अभी तक आपने बाकी के चैप्टर्स अमन सर के साथ, गौरव सर के साथ एंड रोहन सर के साथ कवर अप कर लिए होंगे। इकोनॉमिक्स का सेगमेंट जितना भी एनसीईआरटी का है वो सारा मैं कराऊंगा, जहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स इस तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो पाए कि आपको इकोनॉमिक्स समझ में ना आए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ भी रहे हैं तो एक डायरेक्टेड प्रिपरेशन कर सकें। अगर आपको याद होगा, मैंने हमेशा एक बात आपसे बोली है कि अगर कभी भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो चैप्टर हमेशा एक डायरेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत है। ऑलवेज हैव अ पर्सपेक्टिव। वो एक पर्सपेक्टिव हम इस चैप्टर से समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये आपके सामने एक सवाल है। ये सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का है। इस चैप्टर का जो नाम है वो है द वैल्यू ऑफ वर्क। तो इस क्वेश्चन का जो नाम है वो ये है कि विथ रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इन्होंने क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी दे दी और बोला कि आप इसके सेक्टर के साथ कंपेयर कीजिए और ये बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही तरीके से मैच किया हुआ है, यस या नो। कितना बेसिक सवाल है और ये बेसिक सवाल आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप आराम से कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलतियां करके आते हैं, लाइक मिनरल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इस तरीके के चैप्टर्स क्वेश्चंस में गलती नहीं करेंगे। उसके अलावा समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सवाल है रिगार्डिंग distinguish between primary sector, secondary sector and tertiary sector. What is the change in the share of each sector of GDP during the period 1950 से 2000? ये सवाल वैसे तो 2004 में आया था, लेकिन ये प्रीलिम्स का सवाल मुझे ये बता रहा है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर के बीच में मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, अगर ये सवाल 2004 में आया है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आगे पूछ ले? बिल्कुल हो सकता है। एक और सवाल देखते हैं, 2023 के जीएस का सवाल जो कि यूपीएससी मेंस में आया था जीएस 3 में। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू विमेन एम्पावरमेंट। इस क्वेश्चन का भी आइडिया आपको इस क्लास 6 के चैप्टर से लगने लगेगा। पूरा नहीं कर पाओगे, ये बात सही है, बट मैं आपको ये चीज़ जो बताना चाह रहा हूँ इसके थ्रू वो ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इस तरीके के क्वेश्चंस या तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे और जो मेंस में आएगा वहाँ पे आप एक बेहतरीन कंटेंट लिख पाओगे। याद रखिएगा, मेंस में जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो फिर लड़ाई एक क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स लाने की नहीं है। लड़ाई हमेशा हर एक क्वेश्चन में 2, 3 या 1 नंबर एक्स्ट्रा लाने की है। क्यों? क्योंकि 20 क्वेश्चन हैं, इंटू 1 20 मार्क्स हो गए। 1.5 नंबर एक्स्ट्रा लिया, 20 क्वेश्चंस इंटू 1.5 मार्क्स 30 मार्क्स हो गए। 2 नंबर एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स 40 मार्क्स हो गए। और 4 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कहानी आगे की पता है। चलिए समझते हैं इस चैप्टर को कि ये चैप्टर है क्या। ये इस चैप्टर का जीस्ट है। तो पहले मैं थोड़ा सा जीस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इस चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे। उसके बाद आई विल बी गोइंग इनटू द डिटेल। ऑल वर्क इज एक्टिविटी बट नॉट ऑल एक्टिविटी इज फॉर मनी। यानी कि जितने भी आप काम करते हैं वो सारे वो किसी ना किसी फॉर्म की एक्टिविटी है, लेकिन आप सारी एक्टिविटी सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते। यानी कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं जहां पे पैसा इज नॉट द मोटिव। एग्जाम्पल अगर आप सोचेंगे तो आप अपनी मम्मी जो आपके लिए खाना बनाती हैं वो आपको खाना बना के देते टाइम वो ये नहीं सोचते कि आपसे उनको कुछ पैसे मिलेंगे, या फिर आपके भाई बहन जो आपके लिए जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर इवन आपके गुरुद्वारे में आप जाते हैं, जब आप लंगर में खाना खाते हैं तो क्या वो आपसे पैसे एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दैट इज़ नॉट फॉर मनी। तो ये चैप्टर यही चीज़ बता रहा है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्क। व्हाट इज वर्क? वर्क इज समथिंग जो कि हम एक पर्पज के तहत करते हैं। देयर इज अ पर्पज बिहाइंड दैट वर्क। कोई भी एक्शन जिसके पीछे एक पर्पज है
और वो पर्पज क्या हो सकता है, दैट इज द वैल्यू एडिशन। हम चीज़ों को वैल्यू एडिशन करेंगे, मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे। ये जो वैल्यू ऐड कैसे करेंगे किसी भी चीज़ में, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के थ्रू हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करेंगे। अच्छा, इस चीज़ के लिए हमारे टाइम लगेगा, हमारे एफर्ट्स लगेंगे और हमारे स्किल्स भी लगेंगे, जाहिर सी बात है। एंड जब हम ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके चलते अगर हमारा मोटिव है कि हमको पैसा कमाना था तो वी विल बी गोइंग ऑन फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड अगर हमारा मोटिव था कि हमें पैसा नहीं कमाना था तो वी आर गोइंग फॉर एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं बात कर लूँ, जैसे कि अगर एक कारपेंटर है, उसने रॉड लाया और रॉड ला के चेयर बना दिया उस पर काम करके, और फिर 400 का रॉड था, चेयर बना बेच दी इसने 1000 रुपये में, तो 600 रुपये का इसने वैल्यू एडिशन किया। द पर्पज वॉज टू अर्न द मनी। नो मनी, कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि प्रसाद मिलता है आपको मंदिरों में एंड लंगर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी है ये कौन लोग कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, या फिर कोई वर्कर कर रहा होगा और कोई या प्रोफेशनल कर रहा होगा। अगर ये लोग काम कर रहे होंगे तो या तो आप उनको सैलरी दे रहे होंगे, या तो आप उनको फीस दे रहे होंगे, या तो उनको वेजेस दे रहे होंगे, या तो पेमेंट इन काइंड दे रहे होंगे। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे 1 बाय 1 पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो एक ब्रॉडर अगर आप देखेंगे तो दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग ऑल दिस, ये चैप्टर पूरा इसके करेस्पॉन्डिंग है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कौन से तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे और उसकी डिटेल हम चैप्टर 14 में जानेंगे। बट फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि अगर मुझे इस चैप्टर को कभी रिवाइज करना है एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, ये एक पेज अपने आप में इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। अब आइए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। दिस इज समथिंग, जब आपका चैप्टर 13 स्टार्ट होता है देन इट स्टार्ट्स विथ अ कोट कि जब आप कोई काम कर रहे हैं कुछ भी मत सोचिए, आप ऐसे काम कीजिए, डू इट एज वर्शिप, ऐसे काम कीजिए कि कर्म ही पूजा है और सबसे बड़ी पूजा है, और अपनी पूरी लाइफ को फॉर द टाइम बिंग उस काम में डिवोट कर दीजिए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कोट है। अच्छा, ये कोट बहुत जगह पे यूज हो सकता है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो कोट है ये आपके अक्रॉस द GS1, GS2, GS3, GS4 पेपर ये कई जगह पे आप यूज कर सकते हैं। तो इस कोट को याद कर लेना ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, ठीक है, इस कोट का मतलब यानी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इस बारे में ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि सारे काम में देयर इज एन डिग्निटी, देयर इज, कोई भी काम कर रहे हैं इट हैज सम वैल्यू, इट मीन्स सारे काम की कोई डिग्निटी है। सो यू डिजर्व द रिस्पेक्ट। और जो भी आप काम कर रहे हैं वेदर इट इज पेड और इट इज अनपेड, इन दोनों की एक वैल्यू है, बिकॉज एवरी वर्क हैज एन डिग्निटी। सो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, या फिर कोई आशा वर्कर है, सी इज डूइंग द अनपेड कम्युनिटी अवेयरनेस वर्क, तो उस वर्क की एक डिग्निटी है। तो आप एक आशा वर्कर और एक डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग मोर। इकोनॉमिकली हो सकता है बट वैल्यू वाइज बोथ आर एडिंग द वैल्यू टू योर कम्युनिटी एंड बोथ आर डूइंग द सर्विस। तो पहली चीज ये है कि जितने भी काम हैं इट हैज सम वैल्यू, इट हैज सम डिग्निटी। अच्छा, काम का मतलब ये मत सोच लेना कि अगर कोई भी काम, जैसे आप बोलोगे सर मैं तो दीवार को धक्का दूंगा, इज इट ऑल्सो ए वर्क? नो, इट डजेंट क्वालिफाई एज एन वर्क। रीजन बिंग ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। जो भी एक्टिविटी है, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है जो एक पर्पज इन माइंड है कि भैया इसके थ्रू हमें एक वैल्यू एडिशन करना है, वो वैल्यू एडिशन की वो अलग बात है कि आप पैसा का मोटिव हो या फिर लोगों की सेवा का मोटिव हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एक पर्पज है कि हमें एक वैल्यू एडिशन करना है सोसाइटी के लिए, देन दैट थिंग ओनली इज क्वालिफाइड एज वर्क। तो पहली चीज, व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, रिमेंबर ऑल वर्क हैज डिग्निटी। सो ये इकोनॉमी को हमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। डू नॉट थिंक एनीथिंग बियॉन्ड, इसके अलावा कुछ मत सोचो। यानी कि जब भी आप वर्क कर रहे हैं, गो फॉर द अनडिवाइडेड फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये तो यूपीएससी में भी काम आ सकता है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड, हाउ विल यू बी सेलेक्टेड? सो यू शुड गो फॉर द अनडिवाइडेड फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। सो यू गो फॉर दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड देन यू ऐसा करेंगे अगर, तो आपका वर्क ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा एंड इट विल लीड टू दी वैल्यू एडिशन।
इसका मतलब यह है कि या तो आप अगर बिल को ड्राफ्ट कर रहे हो पार्लियामेंट में, या फिर स्वच्छ भारत अभियान में आप वॉलंटियर कर रहे हो, दैट गोज फॉर द पॉलिट एज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटी, तो भी आपको उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो आपका फोकस अनडिवाइडेड होना चाहिए। सो आप देख रहे हैं ये एक अकेला कोट इकोनॉमी को भी हैंडल कर रहा है, पॉलिटी को भी हैंडल कर रहा है। देन डू इट एज वर्शिप। डू इट एज वर्शिप का सीधा सा मतलब है कि टेक योर वर्क एज अ कॉलिंग, टेक योर वर्क एज अ सेक्रेड ड्यूटी, क्योंकि सारा वर्क, वॉट एवर द वर्क यू आर डूइंग, इट इज अ सर्विस टू सोसाइटी। मनी इज नॉट ऑलवेज द मोटिव बिहाइंड द वर्क। एग्जाम्पल अगर सोसाइटी से लें तो एक नॉर्मल रूरल स्कूल में जो टीचर है जो कि पैसे के लिए भले काम कर रहे हैं, ही इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, ही दिस वर्क इज द वर्शिप फॉर हिम। या फिर एक ऑफिसर जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए मेहनत कर रहा है एंड ही इज नॉट चार्जिंग एनी मनी, सो बोथ आर एक्चुअली शेपिंग द ह्यूमन कैपिटल। यू कैन ऑलवेज यूज दिस एज एन एग्जाम्पल। तो अभी अगर तक आप देखेंगे तो जो भी एक्टिविटीज में ले रहा हूं, कुछ काम में देयर इज द मनी इन्वॉल्व, बट इन सम वर्क देयर इज नो मनी इन्वॉल्व। Money is involved, no money is involved. Money is involved, no money is involved. Then this work, take it as the highest worship. So you should go for the highest dedication to work, because excellence कब आएगी? जब आप पूरी तरीके से वर्क में इन्वॉल्व होंगे, रिगार्डलेस ऑफ पे कि आपको पैसा कितना मिल रहा है। गवर्नेंस में आप ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिविल सर्वेंट हु आर एग्जीक्यूटिंग द वेलफेयर स्कीम्स, या फिर कोई एक ऐसी एनजीओ जो कि फ्री स्किल ट्रेनिंग दे रही है, दोनों ही सर्विस डिलीवरी को हेल्प करते हैं। सर्विस डिलीवरी के लिए हम हमेशा सेवोत्तम मॉडल की बात करते हैं। सेवोत्तम मॉडल में अगर आपको एक अच्छा आंसर एग्जाम्पल देना है, आप हाईएस्ट वर्शिप का ये वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन डिवोट योर होल लाइफ फॉर द टाइम बिंग। सो यू हैव टू गिव द टोटल कमिटमेंट। सो आपको टाइम बाउंड वे में काम करना है, फुल कमिटमेंट्स के लिए काम करना है, ताकि यू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट इन एनी सेक्टर। जैसे कि एक इंजीनियर जो हाईवे बना रहा हो, ऐसा हाईवे नहीं कि कल आज बना कल टूट गया, या फिर जो विलेजर्स हैं दे आर वॉलंटियरिंग इन द वाटर सेट फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इस कोट को आप फिर से हम आते हैं वापस, तो अब हमें ये कोट समझ में आ गया है और हमें ये भी दिख गया है कि हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, give your 100%. You give your 100%, you try to produce the maximum value in the limited amount of time. And if you are doing that, you are moving forward, the nation will move forward with you. और उसके बाद फिर ये अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अब ये जो वर्क है, ये जो वर्क था, ये वर्क करते समय कभी पैसा इन्वॉल्व होगा, कभी पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर से समझ लेते हैं कि व्हाट इज द वर्क। वर्क इज एनी ह्यूमन एफर्ट जो कि फिजिकल और मेंटल हो सकता है। फिजिकली आप बॉडी के साथ काम कर सकते हैं, लाइक यू आर फिजिकली इन्वॉल्व, जैसे लेबर्स एटसेट्रा। मेंटली भी काम कर सकते हैं, लाइक आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, सो यू आर डूइंग सम वर्क। तो फिजिकल और मेंटल ह्यूमन एफर्ट जब हम डालते हैं एंड वी वांट टू प्रोड्यूस द गुड्स। गुड्स कौन सी चीज़ें हैं? जिन चीज़ों को आप छू सकते हैं, दैट इज द टेंजिबल। या फिर यू वांट टू प्रोड्यूस द सर्विसेज जो कि नॉन टेंजिबल हैं और आप इनको नहीं छू सकते, तो फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा है कि आई वांट टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। कुछ नीड्स होगी लोगों की, कुछ चीज़ें चाहते होंगे, उसी चीज़ के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ, तभी तो मेरे वैल्यू एडिशन का कोई पर्पज़ है। कोई चीज़ अगर आप बना रहे हो और उस चीज़ को सामने वाला लेना ही नहीं चाहता है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस द वर्क इन सच अ वे दैट डूइंग द वैल्यू एडिशन विल लीड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। जब ये चीज़ होगी और ये जो वैल्यू एडिशन होगा, उसके चलते आपके सामने आएंगी दो एक्टिविटीज़। क्योंकि आप ये वैल्यू एडिशन कर रहे थे ना, उसके बिहाइंड मोटिव था। कुछ लोग का मोटिव था कि यार पैसे कमाने थे, और कुछ लोग का मोटिव था कि आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द ग्रेटिट्यूड, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द लव, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द केयर, एंड आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर द रिस्पेक्ट। सो व्हेन द मनी इज द मोटिव, that kind of work becomes the economic activity, and when money is not the motive, the work becomes the non-economic activity. So यहाँ पे monetary return का expectation है और यहाँ पे monetary return का बहुत ज़्यादा expectation नहीं है। इन्हीं दो type of activities को हम कहते हैं, these are the two main category of activities people
हु आर इंगेज इन। तो दो टाइप मेजर कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज़ क्या हैं, वन इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, अदर इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गई जहाँ पे पैसे की एक्सपेक्टेशन है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो हो गई जहाँ पे पैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को और समझ लेते हैं। सीधा सा है कि इट इन्वॉल्व्स मनी एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी वर्थ फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व। सो पैसे कमाने के लिए आप कुछ काम करेंगे एंड यू विल बी डूइंग द वैल्यू एडिशन। पहले समझ लेते हैं किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। लाइक एक बिजनेस पर्सन जो कि स्कूल बैग मार्केट में बेच रहा है, एक फार्मर जो भी उसने उगाया वो उसको मार्केट में बेच रहा है, एक लॉयर जो कि केस लड़ रहे हैं, आपको पता है इंडिया में बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बहुत एक्सपेंसिव लॉयर्स हैं, एक ट्रक ड्राइवर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाके गुड्स लेके जा रहा है, एंड एक वर्कर जो कि कार फैक्ट्री में इन्वॉल्व है। इन सबका काम करने का एक मोटिव है, और वो मोटिव क्या है, मुझे पैसा चाहिए, दे वॉन्ट द मनी, एंड सो द एक्टिविटीज दैट दे आर एक्चुअली इंगेज्ड इन, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सिंपल है समझने के लिए। उसके बाद तो अब बात आती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे वैल्यू एडिशन करती हैं। अगला सवाल ये आ सकता है, बिकॉज आई वॉन्ट द मनी, इट मीन्स आई नीड टू एड सम वैल्यू टू द थिंग्स, जो भी चीज़ें हैं सामने, तभी तो आप मुझे पैसे दोगे। तो वॉट आई विल डू, आई विल ट्राई टू इंक्रीज द वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। अब कोई भी चीज़ है, वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है उसकी हमें जब वर्थ बढ़ानी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल होगा उसका हम फॉर्म चेंज कर देंगे। हम अपनी स्किल्स लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं, हम अपना वक्त लगाएंगे और हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे, या फिर उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बेटर टर्म्स में लेबर कहते हैं। ये छोटे छोटे टर्म्स है, जब आप इकोनॉमिक्स में यूज करना शुरू करेंगे ना तो आपके आंसर्स की जो क्वालिटी है वो इन्हेंस होगी। जैसे कि लाइक हमारे पास मिट्टी है, दैट इज़ द रॉ मटेरियल, उसको लेके किसी एक इंसान ने क्या किया, उससे मटके बना दिए, तो अब वहाँ पे पानी प्रिजर्व कर, पानी रख के उसे ठंडा करके पिया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वैल्यू ऐड कर दिया, इसलिए फिर ये मटके जहाँ पे जिसकी कोई कीमत तक नहीं थी उसका उनको 100 रुपये भी मिल रहा है। और वो 100 रुपये किस लिए मिल रहा है, बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड द स्किल, टाइम एंड एफर्ट, एंड दे हैव डन द वैल्यू एडिशन टू द मड। सो व्हाट इज वैल्यू एडिशन, अगर मॉनेटरी टर्म्स में जानना है तो कोई भी चीज़ जिसका सेलिंग प्राइस जितने में हम बेच रहे हैं एंड कितना मेरा इनपुट का कॉस्ट है, जो भी इनपुट्स मेरे लगे हैं, क्या है इनपुट्स, इनपुट्स है मेरा रॉ मटेरियल, पहला इनपुट, दूसरा इनपुट क्या है, मेरा स्किल क्या है, मैंने कितना टाइम दिया है, कितना एफर्ट दिया है, यही सारी चीज़ें तो हैं इसका इनपुट। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें इसमें डाल रहा हूँ, इन सब की एक कॉस्ट है, उसको माइनस करने के बाद जो डिफरेंस निकल कर रहा है दैट इज द वैल्यू एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राजेश एक कारपेंटर है जो कि लकड़ी लेके आता है नियर बाई मार्केट से, 600 रुपये की लेके आया, इसके पास टूल्स थे और मटेरियल्स थे ताकि ये फर्नीचर बना सके, एंड फिर इसने ये चेयर 1000 रुपये की बेच दी। तो रॉ वुड की कीमत थी 600 रुपये, चेयर बनाई इसने 1000 रुपये की बेच दी। तो डिफरेंस की मैं बात कर लूँ तो डिफरेंस इज ऑफ व्हाट, 1000 माइनस 600, 400 रुपये। यही 400 रुपये जो था दैट वाज द वैल्यू एडिशन इन द वुड। तो वुड प्लस वैल्यू एडिशन बिकम्स अ चेयर, एंड देन इसी चीज के लिए इनको मनी मिल गया या मॉनेटरी वैल्यू मिल गया, ठीक है। नाउ दिस 400 रुपीज अगर मैं मॉनेटरी टर्म्स में बात करूं, दिस कैन बी सीन हियर इन द टर्म्स ऑफ स्किल, टाइम एंड एफर्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो वो ऑलरेडी दे रखे थे, ठीक है। नाउ द थिंग कॉल्ड वैल्यू एडिशन, नाउ इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड। अच्छा, वैल्यू एडिशन को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि चीज़ें तो हैं हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी है, तो वैल्यू एडिशन का क्या मतलब है। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि जीडीपी आपकी कैसे ग्रोथ करती है ट्रांसफॉर्मेटिव फेजेस में। आपको अगर अपने देश की इकोनॉमी बढ़ानी है तो सिंपल सा तरीका है कि आपको चीज़ों में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। इसीलिए हम हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक डिजास्टर की बात करते हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हमारे लोगों की अगर स्किल्स होंगी तो वो वैल्यू ऐड कर पाएंगे, हमारे लोगों का स्किल सेट अच्छा होगा तो वो अच्छी अच्छी चीजें बना पाएंगे, वो स्टार्टअप्स चला पाएंगे, वो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों में कीमत नहीं होगी वहां पे भी वो वैल्यू क्रिएट कर देंगे। सो वो आपको जीडीपी कैसे ग्रोथ करती है अपने ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में, क्योंकि देश चलता है उसके लोगों से। अब देश को लोगों से चलाना है तो लोगों के पास स्किल्स होनी चाहिए, और लोगों के पास जब स्किल्स होंगी देन ओनली
लोग बेटर कर पाएंगे एंड देन ओनली वैल्यू एडिशन होगी एंड देन ओनली वो वैल्यू एडिशन एड ऑन होते हुए आपकी जीडीपी में काउंट होगी एंड अल्टीमेटली यू विल से कि यस इंडिया इज ग्रोइंग. सो एज यू ग्रो द नेशन ग्रोज. तो वैल्यू एडिशन इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दूसरी चीज, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट. जो आपका आउटपुट था उसका क्या वैल्यू था एंड आपने इनपुट में कितना कॉस्ट दिया. इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड एंटरप्राइज. तो ये चीज़ वैल्यू एडिशन अगर आप समझ लेते हैं तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्टिविटी मेजर्स. इन टर्म्स को वो अलग बात है कि जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे. यहाँ पे मैं इसे टेकअप इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज द क्लास 6 का चैप्टर. अभी बस मैं आपको एक बेसिक जो आपके अंडरस्टैंडिंग है दिख रहा है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि भैया इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ मैन्युफैक्चर करें, इस टाइप से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए. जब हम हायर क्लास में जाएंगे तो इन टर्म्स को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा. इकोनॉमिक एक्टिविटी के दौरान जाहिर सी बात है जो भी लोग वैल्यू एडिशन कर रहे होंगे उनको कंपनसेट किया जा रहा होगा. तो व्हाट डज इट इंक्लूड? इट इंक्लूड अ सैलरी. सैलरी क्या होती है? जो आपको महीने के एंड में इन जनरल मिलती है. सो देयर इज एन एम्प्लॉयर, देयर इज एन एम्प्लॉय, द एम्प्लॉय वर्क्स फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड देन ही गेट्स द सैलरी. ठीक है. जैसे कि आपके गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स या इवन आईएएस ऑफिसर्स की भी जो सैलरी होती है. देन कम्स द फी. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब की भैया दिखाना है, वन टाइम काम है, कितनी फीस है? 100 रुपये. कितनी फीस है? 500 रुपये. लॉयर के पास जाना है, केस लड़ना है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, कितनी फीस है? 50,000 रुपये. कितनी फीस है? 5 लाख रुपए. मैं बड़ा लॉयर हूँ, मेरी और ज़्यादा सर्विस है, सर्विस फीस है, तो फीस मेरी हो गई 10 लाख रुपए. दैट इज़ द प्रोफेशनल फीस, जहाँ पे उसके अगेंस्ट में वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं. देन कम्स दी वेजेस. लेबर मार्केट में ये चीज़ यूज होती है. लाइक दिस वेज कैन बी ऑन दी अवर्ली बेसिस. भैया तुम हमारे 2 घंटे काम करोगे तो 200 रुपये मिलेंगे, पूरे दिन काम करोगे तो दिहाड़ी तुम्हारी 500 रुपये की होगी. इस टाइप से ये चीज़ वर्क करती है. तो दैट इज़ नॉट फिक्स कि कितना अमाउंट मिलेगा. यहाँ पे एक रेगुलर पेमेंट होता है, यहाँ पे एज पर द नीड जितना काम है उसके अकॉर्डिंग पैसा है, यहाँ पे जितना काम है इन जनरल उतना पैसा है, वेज. एंड देन पेमेंट इन काइंड. कई बार क्या होता है कि आपके घरों में भी कई बार आते होंगे लोग एंड बोलते होंगे भैया आप हमसे काम कर लिए, बदले में कपड़े दे दीजिए, बर्तन दे दीजिए, इस टाइप की चीज़ें. लाइक आपने उसके काम के बदले उसको पैसे नहीं दिए, आपने कुछ और चीज़ें दे दी, आपने उसको खाने के लिए दे दिया. और लाइक कभी कुछ लोग तो खुश होकर कुछ साइकिल दे देते हैं. बहुत सारे उसके अकॉर्डिंगली जो इवैल्यूएट करते हैं उनको लगता है कि ये चीज़ मैं दे सकता हूँ. सो दैट इज़ द पेमेंट इन काइंड. सो यू आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू पे द कैश. ठीक है. इस चीज़ को अगर आप समझ पाएंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेबर इकोनॉमिक्स, जो हम हायर क्लास में बात करेंगे. बट टर्म से क्लियर है कि इट इज़ समथिंग अबाउट द हाउ द लेबर सेक्टर इज वर्किंग, बट दैट इज़ नॉट द कंप्लीट थिंग. किस तरह से लोग वर्क कर रहे हैं, लोगों के वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एटसेट्रा. कंपनसेशन स्ट्रक्चर्स कि लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, देन हाउ आर वी एक्चुअली कंपनसेटिंग देम फॉर देयर टाइम, एफर्ट्स एंड स्किल्स. तो वो चीज़ समझने में हेल्प करता है. एंड द इकोनॉमिक इक्विटी कॉन्सेप्ट्स. तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे. देन कम्स, अब हम कर रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के जाहिर सी बात है देयर आर सम टाइप्स. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात आती है तो इन 3 सेक्टर के बारे में बात आती है. डिटेल में तो ये आपको चैप्टर 14 में मिलेगा, लेकिन बहुत बेसिक से समझ लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर इज समथिंग दैट हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के लिए आपको चाहिए होता है, तो यू एक्चुअली आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर. सो व्हेन यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द नेचर, इट इज द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है. आप कुछ नया बना नहीं रहे हैं, आप चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. लेकिन सेकेंडरी सेक्टर इज द थिंग जहां पे आप जो चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आप उसका रॉ मटेरियल आप उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. लाइक मिल्क, यहां पे आप बना नहीं रहे मिल्क, आप डेयरी में मिल्क यहां पे बना नहीं रहे. यू आर एक्चुअली भाई गाय से दूध आया है, यू हैव द मिल्क. लेकिन जब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे कर रहे हैं, इस पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपने इससे पनीर बना दिया, आपने खोया बना दिया. सो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्स, दैट ट्रांसफॉर्मेशन वेयर यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट बिकम्स द सेकेंडरी सेक्टर. और इन दोनों को ही, अब भैया तुम्हारा पनीर बन गया तो और दूध है, तुम इसको प्रिजर्व नहीं करोगे तो फिर खराब हो जाएगा. अब बना के अपने पास तो रखोगे नहीं, तुम इसको ट्रांसपोर्ट करोगे किसी के पास पहुंचाने के लिए, या फिर
जब तक नहीं बिक रहा कहीं पे रखोगे, वेयर हाउस में रखोगे, सो मार्केटिंग भी करोगे ताकि वो आपका दूध ले। भैया अगर मेरा पास मदर डेयरी का दूध है, तुम्हारे पास अमूल का दूध है, तो हम दोनों ही मार्केटिंग करेंगे ना कि मेरा दूध बेटर है, मेरा दूध बेटर है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू बोथ थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, एंड दैट इज कॉल्ड द टर्सरी सेक्टर। ठीक है, और यही ये सवाल है स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रहे हो, ये देखिए यूपीएससी 2024 का सवाल, तो यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, यू आर नॉट एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल, यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सेकेंडरी तो है नहीं। क्या होगा? दिस इज द टर्सरी सेक्टर। डेयरी फार्म, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। मिनरल एक्सप्लोरेशन, आप कुछ नया नहीं बना रहे, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। चलो ये मैं आप पे छोड़ता हूं, वीविंग क्लॉथ आपके ऊपर सवाल है, तो ये 3 मैंने बता दिए, एक आपके लिए ये सवाल है, आंसर करना एंड बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अदरवाइज हम जब चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मुझे इस आपका जो ये बैच है इसमें ज़रूर मैसेज करके बताना कि सर ये इसका आंसर क्या होगा, वीविंग इज़ वॉट। ठीक है, देन कम्स दी ये 2004 का सवाल, ये मेंस का सवाल है। आपको देखो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, डिस्टिंग्विश, इसका एक और मतलब है कि मैं इसका डिस्टिंग्विशिंग जो होगा वो मेरे पास हमेशा दिमाग में एक टेबल होना चाहिए कि हाउ आई एम गोइंग टू डिस्टिंग्विश। अगर यूपीएससी सवाल पूछ लेता है तो मेरे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर सकूं। सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बट अगेन इसमें देयर विल आर सो मच ऑफ टेक्निकलिटी इन्वॉल्व। ये दोबारा आएगा, आगे की क्लासेस में आएगा, तब मैं आपको उसमें वो टेक्निकलिटीज़ के साथ बताऊंगा, ताकि जब आपका आंसर लिखो ना वो आंसर प्रॉपर एक इकोनॉमिस्ट वाला लिखें। बट हम लेवल धीमे धीमे बढ़ाएंगे। फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट आई वांट टू टेल यू कि सी कितने बेसिक सवाल भी यूपीएससी पूछता है। व्हाट इज द चेंज इन द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन जीडीपी ड्यूरिंग पीरियड 1950 टू 2000। ये तो था 2004 का सवाल। अब सोच के देखिए 2025, 26 या 27 में आ जाए, और आपने अगर किस तरह से इसके सेक्टर में चेंजेस होते हैं, एंड यू नो अबाउट द डायग्राम, यू नो अबाउट द हाउ द थिंग्स आर फ्लोइंग, एग्रीकल्चर सेक्टर लाइक प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का शेयर चेंज क्या हो रहा है, सर्विसेज सेक्टर का क्या चेंज हो रहा है, टर्सरी सेक्टर का क्या चेंज हो रहा है, और आपने इस तरह से एक मैप बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, आपको नहीं लगता आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे? दिस क्वेश्चंस गिव यू द आइडिया इन वॉट वे यू हैव एक्चुअली टू थिंक। अगले पे बढ़ते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दैट वाज समथिंग अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है। कुछ अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि एक ये बच्ची है, ये अपनी ग्रैंड मदर का ध्यान रख रही है, इनके साथ काम कर रही है, शी इज एडिंग सम वैल्यू टू द सोसाइटी। या फिर फैमिली मेम्बर्स घर मिलके सजा रहे हैं, दोबारा रिनोवेट कर रहे हैं, देन हियर क्या ये एक दूसरे से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, they are doing it out of love, they are doing it out of respect, they are doing it out of gratitude। तो ऐसे में जब एक दूसरे से ये पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दिस बिकम्स द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वैल्यू तो यहाँ पे भी ऐड हो रहा था, वैल्यू एडिशन यहाँ पे भी हो रहा था। सो द वैल्यू एडिशन दैट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज एक्चुअली ऐड, इट इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। अब अगर कभी इंपॉर्टेंस पूछ दे, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो इट हेल्प्स इन द सोशल कोहेशन। अगर हर चीज़ पैसे के लिए हो जाएगी, ठीक है, हर चीज़ पैसे के लिए काम किया जाएगा, तो ऐसे केस में देयर विल बी नो सोशल कोहेशन, रिलेशंस विल बिकम कंट्रैक्चुअल, रिलेशंस विल बिकम फॉर्मल। बट वी नो कि फादर मदर के बीच में या फिर मदर और सन के बीच में यहाँ पे रिश्ते कंट्रैक्चुअल नहीं होते, यहाँ पे रिश्ते इमोशंस से बनते हैं। सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हेल्प इन प्रिजर्विंग द सोशल बॉन्ड and it helps in sharing the identity। तो shared identity and social bond के through this actually help with the social cohesion। social cohesion का मतलब basically ये होता है कि आप सारे लोग मिल के साथ में रहते हैं, सोसाइटी एक साथ चलती है। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, लाइक स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में क्यों लोग निकल के आए सड़क पे और उन्होंने सफाई की? बिकॉज दैट वाज गोइंग टू बिल्ड अप अ सोशल कोहेशन, इट वाज गिविंग अस एन आइडेंटिटी दैट यस आई हैव पार्टिसिपेटेड इन स्वच्छ भारत अभियान, यस द एक्टिविटी दैट कैन एक्चुअली सर्व माई नेशन, आई एम ऑल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेट in it, and yes that shows yes that I am a true Indian, I am a patriot। ठीक है, then it helps in the selfless service, जिसके चलते बहुत लोगों की ज़िंदगी चल रही है। मैं आपको बता दूं आज की डेट में अगर जहाँ पे बहुत सारे जैसे लंगर हो गया एंड दूसरी जगह पे जहाँ पे खाना होगा मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है लोगों को, अगर उनको बंद कीजिए बहुत लोग भूखे मर जाएंगे। ये रियलिटी है।
कोविड के टाइम पे किस तरीके से एक्टिविटीज़ की थी, कितना सपोर्ट किया था, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. सो इट हेल्प्स इन द कंपैशन ऑल्सो, स्प्रेडिंग द कंपैशन. ये आपके एथिक्स का सिलेबस में. यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स. सेवा, व्हाट इज इट? दिस शोज द कंपैशन फॉर द सोसाइटी, सोसाइटल नीड्स को ये पूरा करता है. कोविड के टाइम पे देयर वाज द नीड कि ऐसे लोग आए जो सपोर्ट करें. इवन व्हेन आई वाज इन दिल्ली ड्यूरिंग द कोविड-19, देयर वर द पीपल जो मेरे पास आते थे, बोलते थे बेटा अगर आपके पास खाने के लिए दिक्कत हो, ये हो, तो राशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. ऑल्दो मेरे घर से सपोर्ट था तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, बट हमारे यहाँ पे जो कई लोगों को मैं वैसे भी जानता हूँ वहाँ पे जो जिन्होंने राशन की जरूरत थी, उन लोगों ने हेल्प किया था बिकॉज दे डिडंट हैव द वर्क. जो डेली वेज वर्कर थे, जिनके पास पैसे नहीं थे खाने के लिए, जिनके पास उस टाइम पे समझ में आया था कैसे करेंगे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया गया था. सो व्हाट वाज दैट? दैट वाज द सेल्फलेस सर्विस. इवन फॉर द इन्वायरमेंटल स्टुअर्डशिप, जहाँ पे आप वॉलंटरी कंजर्वेशन एफर्ट्स डालते हो, लाइक द वन महोत्सव, जहाँ पे आप कोशिश करते हो कि वी ब्रिंग बैक द ग्रीनरी. तो कभी ये सवाल आ जाए कि लाइक इस टाइप से इससे सवाल बन सकता है कि हाउ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, कल्चरल प्रिजर्वेशन. आप ये पॉइंटर्स लिख सकते हो. अच्छा, इससे रिलेटेड लाइक आई होप आप लोग ड्रिल प्रोग्राम तो फॉलो कर ही रहे होंगे. वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे ही करेंगे. ठीक है. सो द बैकबोन, अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, ये वैल्यू नहीं होगा, ये एक्टिविटी है. द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसका बैकबोन क्या है? दैट इज द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इट विल एंड. एंड ये पार्टिसिपेशन में आप इंडिविजुअली भी एफर्ट्स डालते हैं, फैमिली भी मिलकर काम करती है, नेबरहुड भी काम करता है, एंड पूरा देश भी साथ में काम करता है. अच्छा, कभी भी जब भाई आप कंट्रीब्यूशन या कोई चीज़ लिखना शुरू करें ना, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं, थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप. पहले आप काम करोगे, फिर आपकी फैमिली आती है, फिर आपका नेबरहुड आता है, फिर इवन आप अपनी सोसाइटी की बात कर सकते हो, सोसाइटी की जगह आप नेशन भी लिख सकते हो. तो चूंकि मुझे तो एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने थे इस चैप्टर से, इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिया. तो ऑलवेज थिंक, ट्राई टू मैनेज योर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडेड प्रोसेस. तो लाइक अपना घर साफ रखते हो, दैट ऑल्सो इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन इससे मच्छर नहीं होते, मच्छर पैदा होकर दूसरों को नहीं काटते एंड ऑल, वो चीज़ें सोसाइटी को सर्व करती है. यू डू द शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम. लोकल क्लीन अप ड्राइव्स भी कई बार होती हैं, देखा जाता है. एंड देन द स्वच्छ भारत एंड द वन महोत्सव वाला चीज़, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इट रिप्रेजेंट द सोशल कैपिटल. ठीक है, विच इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैट्रिक. ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैट्रिक है. SDG को समझने में हेल्प करेगा, दैट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल्स. इन चीज़ों के बारे में भी हम आएंगे जब हम आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे. तो बट फॉर द टाइमिंग हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि कम्युनिटी अगर पार्टिसिपेट कर रही है, देन वी कैन ब्रिंग इन द सोशल कोहेशन, वी कैन गो फॉर द सेल्फलेस सर्विस एंड वी कैन गो फॉर द इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट. ठीक है. तो फाइनली मुझे इस चैप्टर से ये बात समझ में आई कि व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी की मैं अगर बात करूं तो दिस रिप्रेजेंट्स द मेजर्ड वैल्यू, जहां पे पैसा इन्वॉल्व था. एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस मेजर्स दी, एक्चुअली मेजर तो नहीं कर रहे क्योंकि मेजरमेंट नहीं हो रहा है. दिस इज द हिडन वैल्यू. वैल्यू एडिशन दोनों ही कर रहे हैं, वन इज मेजर्ड, वन इज हिडन. अगर हम वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो यू विल बी सीइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन GDP कैलकुलेशन, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, टैक्सेशन एटसेट्रा. In terms of the non-economic activity, you will be seeing that it is building the social capital, it is building the community resilience, it is transmitting the cultural knowledge, and it is supporting the environmental sustainability. और दोनों ही developmental paradigm के लिए important है, both intersect in the developmental paradigm. और holistic development के लिए इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिसीज़ को हमेशा अनपेड लेबर को भी वैल्यू देना चाहिए. अच्छा, यहाँ पे बड़ा ही अजीब सी बात होती है कि हम ये चीज़ तो हर जगह पढ़ेंगे, ये आप भी देखोगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों की हम बात हमेशा करते हैं, वैल्यू दोनों को मिलनी चाहिए. हम ये भी बात करते हैं, देखो हम ये भी बात करते हैं कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारी जैसे मदर पढ़ा रही हैं, मतलब घर पे काम कर रही हैं, उनके काम का एक कंट्रीब्यूशन है. उनके बिना फादर चल भी नहीं पाएंगे ठीक से, उनको खाना नहीं मिलेगा, काम कैसे करेंगे. बट हम ये बातें कर रहे हैं, खाली कई सालों से बातें कर रहे हैं, लेकिन हम उसको मेजर करने की कोशिश नहीं कर रहे उस तरह से. दैट इज़ द प्रॉब्लम, कि हम उसको GDP में कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ द प्रॉब्लम एंड दैट इज़ द हिडन कॉस्ट समहाउ. उनके काम को भी रिकॉग्निशन की ज़रूरत है. तो आई होप समडे ऐसा होगा
बट चैप्टर्स पढ़ते पढ़ते ना ये जरूर हमेशा कोशिश किया करो कि यू थिंक ऑन द चैप्टर। ये मत करना कि भाई चैप्टर पढ़ लिया, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लिया तो आपका आंसर ऊपर ऊपर होगा। बट इफ यू टेक द चैप्टर लाइक दिस, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ भी आएंगे, यूपीएससी में आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। कि ये क्वेश्चन 2023 में आ रखा है, इसका हम डिटेल में बात करेंगे हायर चैप्टर्स क्लासेस में, क्योंकि अभी मैं अगर बात करने पे आऊँगा तो उसमें कई सारी डिटेल्स है जो मुझे आपको बतानी है, सो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम। बट इतना समझ लिया कि दे हैव आस्क्ड अबाउट द डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस केयर इकोनॉमी, दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, and the monetized economy, that is the economic activity, and how can care economy be brought into the monetized economy through the women empowerment। तो आप देखेंगे कि उस चैप्टर क्लास 6 तक का चैप्टर यूपीएससी के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को टच करता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जब इन चैप्टर्स को पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक एक चीज़ सिखाऊंगा। बस चैप्टर अच्छे से करते रहना, नोट्स जो आपको दिए जा रहे हैं वो देखते चलना, जो माइंड मैप्स देते चले जा रहे हैं वो एक बार देखते चलना। ये नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करें, दे आर मोर देन एनफ, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।